अभी तक हम लोग गद्य हिंदी में गद्य की पाठ योजना, पद्य की पाठ योजना पढ़े। हम लोगों ने ये देखा कि गद्य की पाठ योजना में कुछ अगर शब्दों में हेर फेर या परिवर्तन अगर हम लोग कर दें तो गद्य की पाठ योजना पद्य की पाठ योजना में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन जब हम व्याकरण की पाठ योजना बनाने आएंगे तो इस व्याकरण की पाठ योजना में शिक्षण अधिगम व्यवस्था एकदम ही उन दोनों माध्यमों से अलग है, एकदम अलग। तो यहां पर हमको ध्यान देना है कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में कैसे हम परिवर्तन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये चीज जान लें कि जैसे गद्य की पाठ योजना को जब पद्य की पाठ योजना में हम लोगों ने परिवर्तित किया तो वहां पर कुछ शब्दों का हेर फेर किया। तो यहां पर सबसे पहला हेरफेर कहां पर होगा? सबसे पहला हेरफेर होगा कि जब हम शुरू के 8 बिंदु लिखे थे, जहां पर जैसे कि विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, वहां पर पहला परिवर्तन कहां पे करना होगा? जहां पर हम लोगों ने लिखा था उप विषय। क्या लिखा था? उप विषय। वहां पर पहले गद्य हम लोगों ने लिखा था, फिर पद्य लिखा था। अब क्या लिखेंगे वहां पर? व्याकरण। क्या लिखेंगे? व्याकरण। बाकी शेष एज इट इज वैसी चीज रहेगी। फिर अगला चीज आपको वहां पर आएंगे, कहां पर? उद्देश्य में। उद्देश्य में हम लोगों ने आपको बताया था कि जैसे गद्य की पाठ योजना होती है वैसी पाठ योजना यहां पर भी हम लोग उसको बनाएंगे। किसमें? व्याकरण में। अर्थात व्याकरण में जो उद्देश्य होंगे, ज्ञानात्मक कितने होंगे? 2। भावात्मक कितने होंगे? 1। और मनोगत्यात्मक कितने होंगे? 2। अर्थात जैसे गद्य का होता है वैसे ही पद्य के रहेंगे। बाकी सारे शब्द एज इट इज वैसे के वैसे ही, जैसे आप लोग गद्य में लिखते चले आए हैं वैसे ही आप लिखेंगे। अन्य कहीं जगह पर कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम व्यवस्था जब हम बनाने जाएंगे तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था चूंकि व्याकरण क्या होता है? जैसे गणित होता है तो गणित में क्या होता है कि कोई भी सवाल हल करने के लिए हमको क्या चाहिए? सूत्र। तो यहां भी हमारे पास क्या है? सूत्र। उस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सूत्र क्या है? उस सूत्र को आप लोग यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि मैं शिक्षण बिंदु के कॉलम में लिख रहा हूं। ये मतलब नहीं कि शिक्षण बिंदु का कॉलम, क्योंकि हम पहले कॉलम बना लिए हैं लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए हम यहाँ पर सूत्र लिखने जा रहे हैं कि सूत्र क्या है। तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत व्याकरण का पाठ योजना बनाने का सूत्र क्या है? सूत्र इसका है, सबसे पहला उत्तर धन उत्तर बराबर परिभाषा। फिर उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, उ मतलब उत्तर, उ मतलब उत्तर, उ मतलब उत्तर। उदाहरण धन उदाहरण। ऐसे ही इसको आप बढ़ा सकते हैं, बराबर। फिर बोध के प्रश्न, फिर बोध के प्रश्न। यही क्या है? फार्मूला। अर्थात हम क्या करेंगे? अब ये फार्मूला हम समझ गए, अब इस फार्मूले को हम व्यवहार में प्रयोग करने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है? उत्तर धन उत्तर। एक चीज और याद रखिएगा कि मान लीजिए हम यहाँ 3 ही उत्तर लिखे हैं तो इसका मतलब नहीं कि 3 बार उत्तर आए। हो सकता है उत्तर की संख्या 2 ही आए, हो सकता है उत्तर की संख्या 5, 6, 7, 8 आए। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब भी हम चीज बनाने जाएंगे तो वहां पर जितने सारे उत्तर आएंगे उन उत्तरों का योग परिभाषा बनेगा। उत्तरों का योग क्या बनेगा? परिभाषा बनेगा। ये उत्तर कितने आएंगे इसकी संख्या का कोई निर्धारण नहीं है। यह चीज ध्यान में रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने केवल 3 लिखा है तो हमको केवल 3 उत्तर निकालना। 3 उत्तर नहीं निकालना है। उत्तर की संख्या इस पर निर्भर करेगी कि आपकी परिभाषा क्या है।
परिभाषा पर निर्भर करेगी। परिभाषा के जितने आवश्यक तत्व हैं उन आवश्यक तत्वों को आप उत्तर के माध्यम से निकालेंगे। ठीक, अब जैसे हम चल रहे हैं सबसे सामान्य रूप में, जैसे आप हिंदी में संज्ञा सबसे पहले पढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? क्या है संज्ञा की परिभाषा? संज्ञा की परिभाषा में हम देखते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के योग को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अर्थात कि जितने भी मतलब परिभाषा है उस परिभाषा में यहां पर क्या करेगा छात्र, जो उत्तर देंगे, आप यहां पर क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। उस प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए? जैसे यहां पर क्या आ गया? व्यक्ति। ठीक, फिर अगला प्रश्न हम पूछेंगे, प्रश्न उत्तर क्या आना चाहिए? स्थान। ठीक, फिर इसके बाद व्यक्ति, स्थान, फिर इसके बाद प्रश्न हम पूछेंगे, उत्तर क्या आना चाहिए? वस्तु। ठीक, तो अब कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी जैसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति, भाव या जाति या गुण और भाव, इन सबके योग को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब यही चीज हम वहां पर निकालना चाहेंगे। भाव या गुण, जो भी चीज, कहीं कहीं गुण भी आप लोग कहते हैं, तो हम यहां पर गुण भी लिख ले रहे हैं, गुण। तो इसके योग को हम क्या कहेंगे? योग के बाद क्या आएगा? यहां पर परिभाषा आ जाएगा। यहां पर परिभाषा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिभाषा। अब देखिए, हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं, मतलब समझा दे रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आपने क्या पूछा? मान लीजिए हमने प्रश्न पूछा कि राम जाता है, इस वाक्य में राम शब्द से किसका बोध हो रहा है? उत्तर क्या आएगा? राम जाता है, राम शब्द से किसका बोध हो रहा है? उत्तर क्या आएगा? व्यक्ति। राम क्या है? व्यक्ति। राम अनपरा जाता है, राम रेणुकूट जाता है, राम बनारस जाता है, राम लखनऊ जाता है। इसमें लखनऊ शब्द से किस चीज का बोध हो रहा है? क्या उत्तर आएगा? स्थान। अर्थात आप ऐसे प्रश्नों का निर्माण करेंगे जिस प्रश्नों का उत्तर एक शब्द के रूप में आए और इन सारे का योग क्या होगा? यहां बनेगी परिभाषा। तो जब ये परिभाषा आप बना लिए, जैसे अब यहां पर क्या आ जाएगी? संज्ञा की परिभाषा। क्या आ जाएगी? संज्ञा की परिभाषा। एक चीज और याद रखिएगा कि यह शिक्षण अधिगम व्यवस्था बनाने के पहले एक काम और आप किए होंगे, प्रस्तावना के प्रश्न निकाले होंगे, वहां भी संज्ञा निकाले होंगे। तो एक चीज ये याद रखिएगा कि वहां पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न यहां पर पूछे नहीं जाएंगे। प्रश्नों को बदल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि वहां पर आप लोगों ने पूछा कि अनपरा जा रहा था राम, ठीक, तो यहां पर श्याम को आप शक्तिनगर भेज दो, ठीक, या महेश को बनारस भेज दो, परिवर्तन कर दो। लेकिन परिवर्तन जरूर होना चाहिए, एक ही प्रश्न का बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो कहने का अर्थ है कि जैसा प्रस्तावना के प्रश्न में जो शब्द हमने का प्रयोग किया है वहां पर हमको परिवर्तन कम से कम करना है। तो पहली चीज क्या हो गई? ये चीज बन गई, आ गई परिभाषा। अब परिभाषा के बाद क्या आ रहा है? उदाहरण। जब हम परिभाषा बच्चों को बता देंगे तो परिभाषा के बाद फिर हम क्या लिखेंगे? यहां पर उदाहरण। क्या आएगा? कोई भी उदाहरण। जैसे उदाहरण में हमने क्या किया? हमने ये पूछा कि राम अनपरा जाता है, इसमें कौन कौन से शब्द संज्ञात्मक हैं? राम अनपरा जाता है, इसमें कौन कौन से संज्ञात्मक शब्द हैं? बच्चा उत्तर देगा। कौन कौन से हैं? एक राम और एक अनपरा। राम आम खाता है। दूसरा,
उदाहरण दूसरा, राम आम खाता है। इसमें कौन कौन से संज्ञात्मक शब्द हैं? कौन कौन? एक राम और एक आम, ये दो, क्योंकि एक मतलब कि नाम है, व्यक्ति है, और दूसरा क्या है? आपका वस्तु है। तो ये इस आधार पे हम क्या करेंगे? हम ये चीज उदाहरण बनाएंगे। तो इस उदाहरणों की संख्या जब हम बना लेंगे, बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे? बोध के प्रश्न पूछेंगे। जैसे कुछ भी बोध के प्रश्न पूछेंगे, जैसे बोध के प्रश्न हमने पूछा कि किसी एक वाक्य का निर्माण करो जिसमें कुछ संज्ञात्मक शब्द आए हुए हों। तो हमने ये कह दिया, बच्चा निर्माण करेगा, उत्तर बताएगा। इस प्रकार यही बोध का प्रश्न हो जाएगा। 2 बोध के प्रश्न, कम से कम कितने बोध के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? बोध के प्रश्न 2 कम से कम होने चाहिए। ठीक, बस जब यहां तक आ गया, फिर इसके बाद एक आपका टॉपिक पूरा हो गया, एक अनुमिति पूरी हो गई। फिर दूसरी अनुमिति में फिर हमको जो चीज पढ़ाना होगा उसकी हम सबसे पहले ये ध्यान हमको किस पर फोकस करना होगा? परिभाषा पर, कि परिभाषा आखिर है क्या। तो जहां जहां पर परिभाषा जो होगी, क्योंकि परिभाषा पर ही डिपेंड करेगा उत्तर, और उत्तर कहां पे आना चाहिए? छात्राध्यापक क्रिया में। उत्तर कहां पे आएगा? छात्राध्यापक क्रिया में। और इसके बाद उत्तर का योग ही क्या होगा? यहां पर आएगा परिभाषा। परिभाषा के बाद फिर हम उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद बोध का प्रश्न पूछेंगे। दूसरी चीज कि आप जैसे कि यहां पर हम इसको हटा देंगे, ठीक, तो हटा देंगे, तो अब आप ये भी चीज पूछेंगे कि भाई इसमें क्या लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या पूछा था? यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पूछा था प्रश्न। क्या पूछा था? प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न पूछा था, यहाँ पर बच्चा उत्तर दिया था। यहाँ पर शिक्षण बिंदु में क्या होगा? जो चीज हमको पढ़ाना है उसके क्या होंगे? संज्ञा पर प्रश्न। ठीक, आप संज्ञा पर प्रश्न बता रहे हैं। फिर हमने यहां पर क्या है? कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं तो कौन सी विधि होगी? प्रश्नोत्तर विधि। जब प्रश्न के बाद जब हम यहां पर बताएंगे आपको परिभाषा, यहां पर क्या होगा? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। यहां पर क्या होगा? क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि। क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा? परिभाषा के बाद हम लोगों ने क्या लिखा था? उदाहरण। उदाहरण, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा के उदाहरण। ठीक, यहां पर क्या होगा? व्याख्यान विधि। इसके बाद यहां पर हम लोगों ने फिर क्या पूछा था? लास्ट में बोध के प्रश्न। क्या पूछा था? बोध के प्रश्न। बोध के प्रश्न। जब बोध के प्रश्न में बच्चा यहां पर उत्तर देगा और यहां पर क्या हो जाएगा? बोध के प्रश्न। क्या हो जाएगा? बोध के प्रश्न। 2 हो गए बोध के प्रश्न। और यहां पर इसमें क्या हो जाएगा? चूंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर। इस प्रकार हम फार्मूले के माध्यम से हम ये पाठ्य योजना बनाएंगे। ये पाठ्य योजना आप देख रहे हैं, गद्य पद्य दोनों से एकदम अलग है। इस पाठ्य योजना में बस हमको यही ध्यान देना है कि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम कैसे प्रश्न का निर्माण करें, क्योंकि प्रश्न के निर्माण का उत्तर जो आएगा उस उत्तर का योग ही क्या होती है? यहाँ पर परिभाषा आती है। तो सबसे पहले हमको जो चीज पढ़ाना होगा उसकी परिभाषा का हम गहन अध्ययन करेंगे।
गहन अध्ययन करने के बाद हमको ये मालूम होगा कि उसके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, जिन शब्दों का अगर योग कर दिया जाए तो योग फल क्या आ जाए, परिभाषा आ जाएगा। तो परिभाषा आने के बाद फिर हम उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद हम बोध के प्रश्न पूछेंगे। बस यही प्रक्रिया आपको 2 स्टेप में करनी है। इसके बाद बाकी जैसे सैंपल सारांश, मूल्यांकन के प्रश्न, गृहकार्य जैसे आप लोग करते चले आए हैं गद्य पद्य में, दोनों में, व्याकरण में भी ऐसा रहेगा। केवल व्याकरण में जो परिवर्तन है वो केवल इसमें, और वो इस कारण है क्योंकि यह पूरी व्यवस्था किस पर आधारित है, सूत्र पर। सूत्र क्या है, उत्तर, धन उत्तर, चाहे जितने भी उत्तर आए कोई निश्चित नहीं है, बराबर परिभाषा, फिर उदाहरण, धन उदाहरण, चाहे जितना भी उदाहरण आप पढ़ाएं, क्योंकि आपको अपने मतलब कि 40 मिनट का लेसन प्लान या 35 मिनट या 45 मिनट का लेसन प्लान बनाना, उसी के अनुसार आप उदाहरण पढ़ाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न पूछना किस पर डिपेंड है, परिभाषा पर। यहाँ पर आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सटेंड किसको करेंगे, बढ़ाएंगे किसको, आप बढ़ा सकते हैं उदाहरण को बढ़ाइए, क्योंकि बोध का प्रश्न भी लिमिट है, 2 पूछना है आपको, इधर 2 ही मतलब अनुमिति आपको पढ़ानी है। इस प्रकार आप व्याकरण की पाठ्य योजना बनाएंगे। धन्यवाद।